ग्रीन रिवोल्यूशन का इम्प्लीकेशन क्या है सोशल स्ट्रक्चर के, इम्पैक्ट क्या पड़ा, इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन ऑन एग्रेरियन स्ट्रक्चर विद एग्जांपल्स वी हैव टू सी। ओके, उसमें हम कीवर्ड की अगर बात करें, कीवर्ड क्या आने चाहिए, उसके अंदर कई कीवर्ड आएंगे, जैसे अरे वेयर इज चैट, चैट कहाँ चली गई, चैट कहाँ गई, ये रही चैट। ओके, या तो एक तो ग्रीन रेवोल्यूशन अपने आप में टर्म हो गई, एक एग्रेरियन स्ट्रक्चर टर्म हो गया, लेकिन हमें और भी वर्ड देखने हैं, जैसे आप आंसर में वर्ड लेके आओगे प्रोलिटराइजेशन, फिर उसके बाद आप वर्ड लेके आओगे इम्बुर्जुआमेंट, फिर एक वर्ड लेके आओगे पॉपुलराइजेशन, फिर एक वर्ड लेके आओगे न्यू क्लासेस। समझे? yes. ये सारे वर्ड हमारे 150 वर्ड 200 वर्ड के आंसर में आने चाहिए। ओके, yes. तो इंट्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं कि एग्रेरियन स्ट्रक्चर क्या था ग्रीन रिवोल्यूशन से पहले और ग्रीन रिवोल्यूशन के क्या पड़े, ये है सबसे इंपॉर्टेंट। तो 1950s एंड 60s इंडिया टुक स्टेप्स टू इंक्रीज द लाइफ ऑफ मासेस, क्योंकि मासेस वहां पे उस टाइम में सबसे बड़ी क्लास कौन सी है, कल्टीवेटिंग क्लास। तो पेजेंट और वर्कर्स के लिए जो है बहुत कुछ करने की जरूरत थी, बिकॉज दे हैड पार्टिसिपेटेड इन द नेशनल मूवमेंट, दे हैड सफर्ड एंड नाउ दे वर लुकिंग फॉरवर्ड दैट जमींदारी सिस्टम के एबॉलिशन के बाद दे मस्ट गेट देयर ड्यू। रेडिकल लैंड रिफॉर्म्स, जिसको हम वर्ड यूज करते हैं रेडिकल लैंड रिफॉर्म्स, क्या वर्ड यूज किया हमने, रेडिकल लैंड रिफॉर्म्स। क्यों? पहले के मुकाबले रेडिकल नहीं है वो, लेकिन वैसे रेडिकल है। रेडिकल लैंड रिफॉर्म्स में क्या आ जाएगा आपका, टीनेंसी रिफॉर्म आएगा, लैंड सीलिंग आएगा, अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएट्स आएगा। ये तीनों चीजें हमने पढ़ी, ये रेडिकल है। ये रेडिकल इसलिए है बिकॉज ये पहले नहीं थी। क्या पहले नहीं थी? हाँ, पहले नहीं थी। जो पहले सोशल स्ट्रक्चर है उसको तोड़ा जा रहा है, ये टूल है। ये टूल किस चीज के हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड अमंग द लैंडलेस, आज भी चल रहा है। तो इसीलिए लैंड रिफॉर्म की प्रोग्रेस वैसे नहीं हुई जैसा हमने सोचा था। कॉमन कंसेंसस था, लोगों में रिकॉग्निशन था कि भाई स्टेट को इंटरवीन करना चाहिए, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिटीजन्स के लिए, और इससे रूरल इंडिया का डेवलपमेंट होगा। आज भी जब द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया टॉक्स अबाउट रूरल इंडिया, तो रूरल इंडिया के विदाउट डेवलपमेंट के इंडिया का डेवलपमेंट नहीं हो सकता। तो इंडिया में 1960s में फूड क्राइसिस थी। फूड क्राइसिस के रूट्स कहां जाएंगे, कॉलोनियल पीरियड में जाएंगे, बिकॉज दे हैड डिस्ट्रॉयड आवर कम्युनिटी सिस्टम, they had destroyed our land tenure system, they had destroyed our social structure, and they created a vested interest based new structure. इससे लोगों में क्या हुआ, impoverishment आया, population अंडर डेवलप्ड नेशन की तरह रहेगी। इसीलिए आफ्टर इंडिपेंडेंस वी ग्रीव, ड्राउट्स आए, देयर वर ड्राउट्स ड्यूरिंग द ब्रिटिश टाइम्स, लेकिन 1960s के आसपास भी इंडिया में मैल न्यूट्रिशन और हंगर बहुत ज्यादा बढ़ चुका, because India was increasingly dependent upon rich countries like the US. PL 480 आपने नाम सुना होगा, PL 480, और फूड फॉर पीस प्रोग्राम, फूड फॉर पीस प्रोग्राम, ऐसी चीजें जब होने लगी तब भारत को समझ आने लगा कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। PL 480 कि भारत को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, बिना किए हम अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकते। You know, these were the basis. फूड फॉर पीस तो नाम है, लेकिन वो भी एक फॉरेन पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट है कि अगर इंडिया एक पर्टिकुलर तरीके से बिहेव नहीं करेगा, इंडिया जो है यूएस से अगर कोई टेक्नोलॉजी भी लेगा, ओके, कि तो उसके लिए उसको जो है दी नहीं जाएगी, वो वहीं डेवलप टेक्नोलॉजी होगी, सिर्फ आपको यहाँ पे उसका यूज करना है। इंडिया जो है यूएस को क्रिटिसाइज भी नहीं करेगा, वियतनाम वॉर या बाकी जो भी आउटस्टैंडिंग कोल्ड वॉर के इश्यूज हैं। तो PL 480 प्रोग्राम की इंडिया में बहुत क्रिटिसिज्म हुआ, हमें ह्यूमिलिएशन फील हुआ
और इंडिया का जो है ध्यान जाने लगा कि वी मस्ट क्रिएट आवर सिस्टम बाय विच हम ग्रेन प्रोडक्शन को बढ़ाएं, सेल्फ सफिशिएंसी को बढ़ाएं। तो फर्स्ट राउंड ऑफ लैंड रिफॉर्म्स जिससे एबॉलिशन हुआ इंटरमीडिएट्स का, उससे सिग्निफिकेंट लैंड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ, बल्कि उसकी जगह क्या हो गया, उसकी जगह वाइड स्प्रेड रूरल अनरेस्ट हो गया, जो कि टैकल करना पड़ा। जगह जगह लोगों ने, जगह जगह जो रिच पेजेंट्री है, जगह जगह जो वेस्टेड क्लास है, उसने इसके अगेंस्ट आवाज उठाई। इसीलिए ग्रीन रिवोल्यूशन का प्रोग्राम, एग्रीकल्चरल मॉडर्नाइजेशन का प्रोग्राम, वो अपने आप में मल्टी फेसेटेड है। उससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सोचा था कि लैंड सीलिंग को जो है वो कम कर देगी, लैंड सीलिंग को कम करके लैंड को डिस्ट्रीब्यूट भी कर देंगे। लेकिन ये दोनों मेजर जो हैं, ये दोनों मेजर्स जब किए गए तो इस मेजर से आप कह सकते हैं कि जो इंटेंसिटी थी रूरल वायलेंस की, इंटेंसिटी जो रूरल वायलेंस की थी वो कम हुई, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक तरफ तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाने की बात की, दूसरी तरफ गवर्नमेंट ने सोचा कि जो लैंड सीलिंग रीडिस्ट्रीब्यूटिव लैंड रिफॉर्म के लिए है उसको भी कम किया जाए। गॉट इट? तो ऐसा बंदोपाध्याय ने भी लिखा है। बंदोपाध्याय साहब ने 2008 में जब ये सारी चीजें समझाई, उन्होंने एक समरी दी, तब हम ऐसा कह सकते हैं। तो यानी क्या है ग्रीन रिवोल्यूशन? टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन है। सिर्फ हाइब्रिड नहीं कह सकते आप, सिर्फ हाई यील्डिंग वैरायटी नहीं कह सकते, एक्सटेंसिव यूज ऑफ फार्म मशीनरी उसका एक की पार्ट, यानी कि लेबर सेविंग डिवाइसेस यूज होने लगे, लिफ्ट इरिगेशन यूज होने लगा, फर्टिलाइजर यूज होने लगे जिसमें डोजेस बढ़ा दी गई, पेस्टिसाइड्स बढ़ा दिए गए, और इसके अलावा और भी इंस्टीट्यूशनल मेजर्स थे। यानी एक तरीके की आइडियोलॉजी बनने लगी। ग्रीन रिवोल्यूशन एक प्रोग्राम है, एक आइडियोलॉजी है, लार्ज स्केल एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू द एग्रीकल्चर। ऐसा धानागरे साहब ने भी कहा कि भाई ये है ग्रीन रिवोल्यूशन। यूएस स्पॉन्सर्ड टेक्नोलॉजिकल जो पैकेज था, वो जो है एक आइडियोलॉजी तो बना ही रहा था, उससे इम्पैक्ट तो हो ही रहा था भाई, उससे पता लग रहा था रूरल ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया में कैसे होना चाहिए, लेकिन अब वो हमारे दम पे होगा। तो पहले 2 डिकेड्स में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रूरल डेवलपमेंट के लिए जैसे कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए, वो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, लैंड रिफॉर्म प्रोग्राम या कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस बहुत अच्छे से काम नहीं कर पाए। गॉट इट? वो बहुत अच्छे से काम नहीं कर पाए, जैसा मैंने आपको अभी कहा। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि ये नए डेवलपमेंट्स की जरूरत थी, है ना? कोई डाउट बताइए। सर बंदोपाध्याय का व्यू रिपीट करते हैं बंदोपाध्याय का व्यू नहीं, बंदोपाध्याय पहले समरी दे रहा है कि भाई ऐसा हुआ ऐसा हुआ। हमने उनके व्यू से समराइज किया है कि ग्रीन रिवोल्यूशन आ रहा है, आना चाहिए, रूरल वायलेंस इस वजह से हो रहा है, ये सोशल स्ट्रक्चर की बात हो रही है एक तरीके से। बात समझ आई? यस सर। दानागरे ने कहा भैया टेक्नोलॉजी लगेगी, ये बातें हमें पता है, बस हमने नाम दे दिए। समझ आई बात कि नहीं आई? अब ग्रीन रिवोल्यूशन कहाँ हुआ? जहां जहां होगा वहीं सोशल स्ट्रक्चर चेंज होगा, बाकी जगह इनडायरेक्टली चेंज होगा। पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी और पार्ट्स ऑफ बंगाल। उस शुरू में राइस और वीट के लिए बात किया गया, लेकिन बाद में जो है और चीजों में भी जाएगा। प्लांट न्यूट्रिएंट्स बढ़ाने की बात की गई, प्लांट जल्दी मैच्योर हों, प्लांट पूरे साल में कहीं भी लग सकें, प्लांट फार्मर जो है एक से ज्यादा क्रॉप साल में उगा पाए, मल्टीपल क्रॉपिंग, न्यू वेराइटीज जो कि पेस्ट रेजिस्टेंट हैं और जिनके अंदर डिजायरेबल कुकिंग और कंजम्पशन रेट हो। ये सारी बातें पीटर हेजल साहब ने बताई कि भाई ये सारी चीजें जो लगी, जो मैंने अभी आपको पॉइंट कहे, पॉइंट आपको पता है, लेकिन आप कह सकते हो एज पीटर हेजल सेड। तो पीटर हेजल ने जब ये सारी बातें बताई कि भाई हाँ ये स्ट्रेन, ये चीजें डेवलप वर्ल्ड में हैं, लेकिन
हमारे यहाँ नहीं है। तो इसीलिए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस का रोल आया, जैसे इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट मनीला में है, वहां पर डेवलप की गई। और एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम जिसके बिना हम कोई भी चीज अंडरस्टैंड नहीं कर सकते ठीक से, उनका नाम था नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग साहब ने जो है वैरायटीज क्रिएट की। जापानीज सेमी ड्वार्फ वैरायटी उन्होंने मैक्सिकन वीट के साथ मिला दी, उससे मिला के एक हाई यील्डिंग वैरायटी निकली। अब धीरे धीरे इंडिया में मिलेट्स हैं, मेज है, पल्सेस हैं, बीन्स हैं, इन सब में भी ये चीजें दिखाई देने लग जाएंगी। तो एक आज की डेट में अगर आप देखोगे तो इंडिया में एक फुल फ्लेज्ड इंटरनेशनल रिसर्च सिस्टम रेडी हो चुका है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन से जो है यील्ड भी बढ़ गई, और रूरल सोसाइटी में जो बेसिक एक डिसकंटेंट है वो भी हटाने की बात की। आज तो हम कहते ही हैं कि भाई एग्रीकल्चर जो है वो इंसेंटिवाइज नहीं रह गया है। एग्रीकल्चर में पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है और उसका आउटपुट उस हिसाब से कम है, लेकिन अचीवमेंट्स तो बहुत सारे थे। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी शुरू में बढ़ी, नॉन फार्म सेक्टर में बढ़ा, सेलेक्टिव यूज आप कह सकते हो चीजों का होने लगा, एग्रीकल्चर वेजेस बढ़ गई, बेनिफिट्स बढ़ गए। तो ये सारी चीजें हुई, सरप्लस बढ़ा, फूड सिक्योरिटी की बात आई। तो बहुत इनडायरेक्ट बहुत सारे क्या कहते हैं हमें, बहुत सारे इनडायरेक्ट फायदे हुए बिकॉज ऑफ द ग्रीन रिवोल्यूशन। तो एग्रेरियन स्ट्रक्चर जब हम कहते हैं व्हाट वाज देयर बिफोर ग्रीन रिवोल्यूशन, तो वो हिस्टोरिकल एंगल से हम कहेंगे। ब्रिटिश रूल के आने से पहले भी हमारे यहाँ किसानी थी, हमारे यहाँ जमींदारी सिस्टम था, लेकिन इकोनॉमिक रिलेशनशिप जो गवर्नमेंट और फार्मर्स में है वो चेंज होती चली गई। जमींदारी सिस्टम में लैंड कोई ओन नहीं करेगा, लैंड जो है वो राजा की है। लेकिन जब ब्रिटिश रूल आता है तो उन्होंने जमींदार को बना दिया ओनर, और वो ब्रिटिश के बिहाफ पे कलेक्ट करेंगे। जमींदार के पावरफुल होने से सोशल डिस्पैरिटीज बढ़ गई। रैयतवारी सिस्टम में जो है ओनर से ले रहे हैं, लेकिन ओनर भी जो है वो मान लो जमीन का नहीं दे पाता है तो उसको भी वो मनी लेंडर या रिच क्लास ब्यूरोक्रेसी या कुछ भी लगा लीजिए उनके पास रखनी पड़ी। ऐसे ही माहलवारी सिस्टम में भी हो। तो तीनों सिस्टम्स के अंदर हाई टैक्सेशन के कारण, हाई रेंट के कारण एक टाइप का सब इन्फ्यूडेशन बन गया, एक टाइप का लॉन्ग टीनेंट चेन बन गई, सब इन्फ्यूडेशन ऑफ लैंड हो गया, यानी नीचे के नीचे के नीचे के नीचे के नीचे। तो अब ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी ने ये चीजों को तोड़ा है, एक तरीके से वो तोड़ देगी। पावर जो कॉन्सेंट्रेटेड थी लैंडलॉर्ड्स के पास वो वैसे भी टूट रही थी, वेल डिस्ट्रीब्यूशन होने लगा, टेक्नोलॉजिकल एडवांस्ड होने लगे, सरकार की स्कीम्स आई। तो यानी कि एग्रेरियन स्ट्रक्चर के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन ने मल्टी डायमेंशनल इंपैक्ट डाला, पॉजिटिव इंपैक्ट डाला, नेगेटिव इंपैक्ट भी डाला। पॉजिटिव इकोनॉमिक तरीके से अगर देखा जाए तो उसने एक नए स्ट्रक्चर को रेडी किया, लेकिन साथ साथ में गैप भी बढ़ गया रिच और पुअर फार्मर में। जिनके पास है वो बड़े जमींदारा, जिसको कहते हैं जमींदारा है जी हमारा, ऐसे करके एक क्लास हो गई। स्मॉल वाली क्लास जो है वो प्रोलेटराइजेशन हो गया उनका, वो कल्टीवेटर जो है वो दूसरे के उसमें कल्टीवेट करेंगे, उनको थोड़ा बस जो करना है वो होगा, और न्यूट्रिशन जो मिलना चाहिए उनको बिकॉज ऑफ द हाई यील्ड वो भी नहीं मिलेगा। आज की डेट में भी अगर पीडीएस हटा दिया जाए तो लोग भूखे मर जाएं। तो यानी कि एक क्लास तो पैदा हो गई फार्मर्स की, जिसको जेंटलमैन फार्मर्स कहोगे, जो लैंड को एक्यूमुलेट करेंगे, जो कल्टीवेट करने में इतना इंटरेस्टेड नहीं है लेकिन कल्टीवेट करवाने में है, और जो है जिनके पास 10 ट्रैक्टर भी होंगे और कनाडा भी चले जाएंगे और ये चीजें भी होंगी, और बाकी हरियाणा में भी ऐसे ही होगा, होल्ड हो जाएगा उनका। लेकिन उससे सर्टेन अदर सेक्शंस को जो एग्रीकल्चर वेजेस मिलनी चाहिए थी, सर्टेन अदर सेक्शंस का जो इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए था वो उस तरीके से नहीं हुआ। तो प्रोलिटराइजेशन है, प्रोलिटराइजेशन हुआ यानी कैपिटलिस्ट पेनिट्रेशन कंट्री साइड में पहुंच गया, प्रोसेस ऑफ डीपेजेंटाइजेशन शुरू हो गया, जैसे आज की डेट में भी हो ही रहा है। बहुत स्मॉल और पुअर फार्मर साइडलाइन हो गए, वो लैंडलेस लेबर बन गए। ओके, ग्रीन रेवोल्यूशन एरिया में ऐसा ज्यादा हुआ क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन एरिया से उम्मीद हुई कि भाई जो वेज लेबरर्स हैं उनकी लाइफ में भी सुधार आएगा, ऐसा नहीं हो पाया। अभी भी हरियाणा, पंजाब में, यूपी और बिहार से भैये आते हैं, जिनको भैये कहा जाता है, उनसे काम कराया जाता है और भेज दिया जाता है।
यानी कि जो सोशल स्ट्रक्चर समाज का है वो नहीं बदल पाया जिस तरीके से सोचा था कि इक्वलिटी आएगी। रूरल जो पुअर है वो उसकी पोजीशन एग्रीकल्चरल लेबरर जैसी ही रही रिच फार्मर के मुकाबले जब हम देखा जाए, क्योंकि रिच फार्मर ने क्रेडिट कंट्रोल के सिस्टम कंट्रोल कर लिए, लोन भी उसी को मिलेगा, कोऑपरेटिव बैंक में वही बैठेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ी, फार्मर ने ज्यादा उगाया तो मंडी जैसे आढ़ती आ गए, उसके बाद अभी जैसे किसान आंदोलन जो हुआ था उसमें आप देखिए, तो इस तरीके से एक अलग टाइप का नेटवर्क बन गया। उसको अगर अपने बच्चों का ब्याह करना है वहां से पैसे उठाएगा वो फिर उसको बाद में देगा। तो एग्रीकल्चर लेबर का काम बढ़ गया। फिर उसके बाद जो है पंप सेट हो गए। आज की डेट में हम बात कर रहे हैं दिल्ली और हरियाणा के लिए कि भैया आप जो है वो जो पराली जिसको जलाते हैं वो एक अलग केस आ गया। उसके लिए नई मशीनरी की बात हो रही थी, वो भी सोशल स्ट्रक्चर को ऑल्टर करेगा क्योंकि हर कोई उसको यूज नहीं कर सकता। गवर्नमेंट वांट टू मेक इट एक्सेसिबल, लेकिन उसको भी सपोर्ट मिलना चाहिए। पूषा उसमें फिर जी सर पूषा डिकम्पोजिशन के लिए। हाँ, तो पॉजिटिव चीज हमें बतानी है ना, वो लाए हर फील्ड तक पहुंचे वो, तो ट्रिकल डाउन इफेक्ट हुआ। ठीक है ना, जैसे धानागरे साहब ने एडमिट किया था, धानागरे साहब ने एक लंदन बेस्ड एक रिपोर्ट थी, जब आप आंसर कभी लिखते हो तो उसमें इन चीजों का जिक्र कर सकते हो। उन्होंने बोला कि भाई फर्क तो पड़ा है, फर्क तो पड़ा है, लेकिन वाकई ट्रिकल डाउन हुआ, डेली वेजेस बढ़े, लेकिन उस तरीके से नहीं जिस तरीके से सबको उसमें लेके आया जाए। ट्रिकल डाउन इफेक्ट हुआ है, विजिबल है डेली वेजेस में, और साथ साथ में लेकिन अगर प्राइस राइज हो जाएगा, साथ साथ में महंगाई बढ़ेगी, तो बात तो वही रहेगी कुल मिला के। यानी कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ने के बावजूद भी जो एकदम लोवेस्ट क्लास है उसमें उतना फर्क नहीं आ पाया। पैटर्न ऑफ कंजम्पशन देखिए आप, तो केस स्टडी की गई कि मार्जिनल फार्मर्स के पास बहुत थोड़ा है, उसके बाद स्मॉल फार्मर के पास थोड़ा सा उससे ज्यादा है, मीडियम फार्मर के पास उससे ज्यादा है, हाई लेवल फार्मर के पास होल्डिंग उससे ज्यादा है। तो जिस हिसाब से फार्मिंग है, जिस हिसाब से लैंड है, उसी हिसाब से पॉवर्टी लाइन में आएंगे वो, उसी हिसाब से उनकी डाइट बनेगी। ऐसा भल्ला चड्ढा केस स्टडी उन्होंने इस चीज को देखा कि भाई ये तो ये है बात, जैसा लैंड वैसी बात। ओके, यस बात समझ आई? यस सर। तो अब ये सारी चीजें होने के बाद आप कह सकते हो कि सर्वे किए गए, उससे पता चला पॉवर्टी डिक्लाइन हुई है, लेकिन उस तरीके से इंडिया में जो चेंजेस आने चाहिए, इंडिया उस टाइम ओपन एक लिबरलाइज मार्केट भी नहीं था, और इंडिया को एक सिस्टमेटिक अप्रोच की जरूरत भी थी, इसीलिए डिस्ट्रेसिंग फैक्टर्स हर जगह थे। ग्रीन रिवोल्यूशन से डिफरेंट कास्ट के ऊपर, डिफरेंट क्लासेस के ऊपर डिफरेंट इम्पैक्ट हुआ। कुछ बेनिफिट हुए जैसा मैंने कहा, कुछ को बेनिफिट नहीं हुआ। एग्रीकल्चर वेजेस तो बढ़ गई, लेकिन जो अपर क्लास, जो मतलब जो फार्मिंग क्लास है, रिच फार्मिंग क्लास, उसको फायदा हुआ। टेक्नोलॉजिकल इनिशिएटिव वही ले सकते थे, गवर्नमेंट हर जगह नहीं कर सकती थी। आप समझे? जैसे जहां जहां पर लैंड रिफॉर्म को अच्छे से इनपुट किया गया, जहां लैंड डिस्ट्रीब्यूशन को भी किया गया, तो गरीबों के पास भी लैंड आ जाएगी, गवर्नमेंट स्कीम के थ्रू उनके पास लैंड आ जाएगी, और मोस्ट डिसएडवांटेज को भी फायदा हो सकता है। जो स्मॉलेस्ट लैंड होल्डर्स हैं, ये लैंड होल्डरशिप से उनको उनको फायदा हुआ, लेकिन जितना होना चाहिए था उतना नहीं हो पाया। आज भी सिक्योरिटी और सर्वाइवल नहीं है। जैसे जैसे 2005 के बाद बुलंदशहर में एक स्टडी की गई बारकर और जेविट के द्वारा, बुलंदशहर वेस्टर्न यूपी। तो ग्रीन रिवोल्यूशन से क्या हुआ है, उन्होंने पाया रिच और रिच हो गया। समझ गए? यस सर। रिच और रिच हो गया भाई। उसने एक लैंड खरीदी, उसने उसको उगाया, उसके बाद और लैंड खरीदी। बात समझे? किसी और के नाम से ले ली। हाँ, यस तो ये सारी चीजें होती चलेगी, आपको पता ही है। शेड्यूल कास्ट और जो
और जो मोस्ट डिसएडवांटेज सेक्शंस हैं उनको वो बेनिफिट्स नहीं हुए जिन बेनिफिट्स की बात की गई थी। ब्राह्मण्स, राजपूत, जाट और वेल्दियर मुस्लिम्स, जिन सबके पास लैंड होगा पावरफुल होंगे, और हिंदू ही डोमिनेंट रहेंगे। कई जगह मुस्लिम कम्युनिटी भी हो सकती है, लेकिन लैंड सीलिंग की स्टडी से ये आया कि लोअर में तो लोअर ही, लोअर कास्ट मुसलमानों में हो, लोअर कास्ट हिंदुओं में हो, उनके पास न्यूमेरिकली डोमिनेंट होने के बावजूद भी उनको नहीं मिला। ओके, तो न्यू क्लासेस जो है मतलब ये ऐसा भी नहीं है कि लैंड अगर आपको मिल गया तो लैंड मिलने से ही आपकी लाइफ में पूरा चेंज आ जाएगा, ऐसा नहीं है। जैसे कि मायावती गवर्नमेंट ने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड किया था अंबेडकर स्कीम के तहत, तो अंबेडकर ने पाया कि अंबेडकर स्कीम को जब हमने लागू किया तो हमने पाया कि एससीज के अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स हैं, एससीज के अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स हैं, और उनमें भी जो पुअरेस्ट हैं वाल्मीकिज, वो जो है मतलब उनके पास कम है इन कंपैरिजन में, अगर आप दूसरी क्लासेस से कंपेयर करो। तो लैंड लेस को भी बेनिफिट हुआ है ग्रीन रिवोल्यूशन से, ऐसा नहीं है। नॉन फार्म इकोनॉमी में भी राइज हुआ है, लेकिन व्हाट आई वांट टू टेल यू कि हमें इस तरीके से सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से उसको पुट अप करना है। अगर हम न्यू क्लासेस की बात करते हैं, इविक्शंस भी हुए हैं लैंड से, प्राइस भी बढ़ते चले गए। अभी जैसे फूड प्राइस कितना बढ़ गया है, अभी हम इतनी महंगाई हो गई है, तो इससे थोड़ी ना कि चीजें आसान हो गई, तो ऐसा नहीं है। जब वर्ल्ड बैंक ने स्टडी की ग्रीन रिवोल्यूशन में, तो उन्होंने देखा कि फैमिली टाइज एक ग्रुप की होती है, फैमिली की होती हैं, वही सब सारा कंट्रोल करता है, और अनडिक्लेयर्ड अर्निंग्स भी हैं, टैक्स फ्री मनी तो है ही, अर्निंग जो है वो टैक्स हेवन बन गया, और उससे आपने बाकी चीजें ले ली। लैंड प्राइसेस जो हैं उनके लिए क्रूशियल नहीं है, क्योंकि अब तो अनफेयर हो गया कंपटीशन एक तरीके से, क्योंकि हैव और हैव नॉट के बीच की बात हो रही। जो बहुत सारी जिनके पास लैंड है वो बेच ही नहीं रहे हैं या और खरीद रहे हैं, फार्म हाउस बन गए, जेन्युइन फार्मर जो है वो साइडलाइन हो गया। लैंड की वैल्यू जो है बढ़ती जाएगी, प्रोडक्टिविटी उसमें से कम आ रही है, प्राइस उसका बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि न्यू क्लासेस के आने से फायदा हुआ। आप जो है पंजाब में जो है मतलब ट्रेडिशनल जो सिस्टम था वो खत्म हो गया, ओनर जो है वो खुद तो कर नहीं रहा है, ओनर ना टेनेंसी पे दे रहा है, मैक्सिमम रेंट क्योंकि एक लिमिट के बाद आप बढ़ा नहीं सकते, इसीलिए आप बुलाओगे वर्कर्स को, करोगे और आप ना बेच दोगे, तो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर वाला चक्कर भी खत्म हो गया। लार्ज स्केल ये भी नहीं रहेगा कि कोई हमारे यहाँ खेती कर रहा है, कल को उसके ऊपर वो बोलेगा 10 साल में 20 साल में कि भाई मुझे आप हटा नहीं सकते। तो इजेक्टमेंट्स और जो वॉलंटरी लैंड ट्रांसफर हैं, ये भी वैसे के वैसे रह गया, ये जो है शेयर प्रॉपर का स्टेटस भी बहुत पुअर रह जाएगा। तो हाई लैंड वैल्यू तो हो गई, लेकिन उसके बाद जो और बाकी चेंजेस आने चाहिए थे वो नहीं आ पाए। इसीलिए राइजिंग कॉस्ट को संभालने के लिए आपने क्या किया, आपने दबा के पेस्टिसाइड, दबा के आपने वाटर, दबा के सीड, सब किया। आज देख लो पंजाब का हाल क्या है, क्राइसिस पे है वो, और बिजली भी फ्री मिलती चली गई सरकार से, सरकार से बिजली फ्री है, नहीं तो आंदोलन है। उसके बाद जो है चेंज करने की बात की जाती है कि यू मस्ट चेंज द क्रॉपिंग पैटर्न, उसको भी उन्होंने इतनी साइंटिफिकली इतना नहीं माना। तो वॉल्फ लेडेंस्की एक वर्ल्ड बैंक कंसिस्टेंट थे, उन्होंने एग्रेरियन रिफॉर्म्स को पंजाब में उन्होंने टूर किया, और जो मैंने आपको बातें बताई है न्यूज़पेपर में भी आती है डेली, तो ये हमें बतानी है। दूसरा, जब हम न्यूज़पेपर से आर्टिकल लेंगे, इंडियन एक्सप्रेस वगैरह से, तो सोशियोलॉजिस्ट जो है, जैसे जीबी पंत इंस्टीट्यूट ऑफ सोशियोलॉजी है इलाहाबाद का, उसके जो थिंकर लिखते हैं उनके नाम आप कोट कर दोगे। एग्रीकल्चर के ऊपर तो बहुत आता है, एग्रीकल्चर पॉलिसी और प्रोग्राम पे उनको कोट कर दोगे। ठीक है जी। यस सर। तो ये सब चीजें हो गई, नई क्लास बनी, लैंड प्राइस में हुआ, लेकिन जो है जैसा मैंने आपको कहा उसके सोशियोलॉजिकल इम्पैक्ट में फिर नशे वाला पंजाब भी बन गया ना, उड़ता पंजाब, जैसे आपकी जो मूवी आई थी, यस। वो कहाँ से आई? वो एक तरफ तो काम करने को नहीं है, हम कहते हैं, और एक तरफ जो है ये सारा प्रॉब्लम है, क्या समझे? हाँ, तो मैंने आपको बताया, अभी हमने डिस्कस किया कि ग्रीन रिवोल्यूशन के इम्पैक्ट क्या हुए,
ग्रीन रिवोल्यूशन के एग्रीकल्चर स्ट्रक्चर के लिए अगर हमने एक उस पर पूरा देख लिया कि भाई क्या हुआ, इसमें कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। इसमें आपको ना जैसे आपको बताना है कि ग्रीन रिवोल्यूशन जो है वो पॉवर्टी एलिवेटिंग मेजर है, हाँ है जी, लेकिन धानागरे ने बोला बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ। स्टैटिस्टिक्स बताते हैं हमें कि पॉपुलराइजेशन बढ़ा ग्रीन रिवोल्यूशन टेक्नोलॉजी के बावजूद भी। रूरल पॉपुलेशन जो है बिलो पॉवर्टी लाइन एक बार तो बढ़ी, गरीबी कम हुई है, लेकिन फिर भी क्योंकि उसके जो गवर्नमेंट के एस्टिमेट्स हैं उसके हिसाब से तो घटी में हो सकता है गरीबी रेखा के लोग नीचे ही रह रहे हैं। रूरल पुअर भी बढ़ गए, जैसे मैंने अभी आपको कहा। आईएलओ ने स्टडी की थी तमिलनाडु, पंजाब, यूपी और बिहार, तो उन्होंने कहा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और बुरी हो गई है, रियल इनकम जो है रूरल पुअर की कम हो गई है। असली जो लोगों का पैसा बढ़ा है वो अमीर रिच फार्मर्स का बढ़ा है। प्रपोर्शन ऑफ पुअर लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन वो बढ़ गया 1960 और 70 में। तमिलनाडु के लिए भी ऐसा ट्रू था, ऐसा धानागरे ने कहा और आईएलओ की स्टडी ने कहा। तो यानी कि हमें बताना है क्या हुआ, कुल मिला के हमें नेगेटिव इमेज नहीं देनी है, कुल मिला के हमें बताना है कि लास्ट में कैसे पॉजिटिविटी से मूव हो रहा है। फिर आप आज की स्कीम्स ले आओगे, आज की कोई नई चीज डालोगे, है मुद्रा लोन है या फार्मर का किसान निधि है या फिर इंश्योरेंस स्कीम है, कैसे बचा रहा है उसको, ये आप सोशल स्ट्रक्चर के समझाने में लेके आओगे, तभी हमारा जो है लेवल उठेगा। तो मैंने आपको, अगर हम सोशल स्ट्रक्चर की बात करें तो लैंड रिफॉर्म्स हमने कर लिए, हमने पीजेंट स्टडीज हमने पीजेंट स्टडी पे भी डिस्कस किया था, फिर हमने जो है एग्रेरियन स्ट्रक्चर ब्रिटिश टाइम पे क्या था ये भी हमने डिस्कस किया, फिर हमने इंडियन पेजेंट्री नेशनल मूवमेंट में रोल क्या ये भी हमने बात की, फिर हमने जो है और क्या लिखोगे आप, लैंड रिफॉर्म लेजिस्लेशन पे हमने डिटेल में बात कर ली, फिर हमने ग्रीन रिवोल्यूशन पे भी आज इम्प्लीकेशंस क्या है एग्रीकल्चर स्ट्रक्चर के लिए इस पे भी अगर हम बात की। लेकिन अगर हम बात करें एग्रेरियन लेबर की कि क्या है एग्रेरियन लेबर की पोजीशन सोशियोलॉजी के हिसाब से, क्योंकि जनरल बोलना अलग बात है, लेकिन सोशियोलॉजी के हिसाब से अगर हम देखेंगे कि उसका क्या है, तब हमें देखना पड़ेगा कि एग्रेरियन लेबर का क्या स्ट्रक्चर है और उसमें जेंडर कॉम्प्लिकेशन भी क्या है, जेंडर कंक्लूजन भी क्या है ना। Yes, sir. कोई डाउट है तो बोलिए, शेयर एनी डाउट प्लीज। सो जब हम बात करते हैं एग्रेरियन लेबर की, तो एग्रेरियन लेबर जो है वो एग्रेरियन लेबर मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, मोस्ट वनरेबल सेगमेंट है, वनरेबल भी है और इम्पॉर्टेंट भी है, और वो एक्चुअल कल्टीवेशन में इन्वॉल्व भी है। वो टेनेंट भी हो सकता है, वो लैंडलेस भी हो सकता है, वो शेयर क्रॉपर भी हो सकता है, बट इट इज देयर कॉन्ट्रीब्यूशन which is running agriculture every day in different ways। वो फिजिकल एफर्ट भी करते हैं, अनस्किल्ड भी होते हैं, और इंटरमिटेंट यानी रुक रुक के भी काम करते हैं, कर लिया फिर छोड़ दिया फिर कर लिया, ठीक है ना, क्योंकि वो ऐसा करते हैं, फिजिकल वर्क भी है, इसीलिए उनके काम की वैल्यू भी थोड़ी है। तो एग्रेरियन लेबर बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है पूरे उसका। तो ये सारी बातें डिफाइन की गई जो है ब्रीमैन ने डिफाइन की है, ब्रीमैन ने सारी बातें बताई। ब्रीमैन ने कहा कि भाई अगर आप एग्रीरियन लेबर को डिफाइन करने जाओगे तो ये सारे एलिमेंट आएंगे। सर ये वो ट्रायंगुलेशन थ्योरी दी थी वही है क्या? हाँ ब्रीमैन ये ट्रायंगुलेशन थ्योरी वाले हैं। आवाज नहीं आ रही, क्या बोल रही हो, दोबारा बोलो। सर आई एम सेइंग दैट कि ये जो ब्रीमैन है इन्होंने ट्रायंगुलेशन थ्योरी भी दी थी क्या? हाँ तो वही 1970s और 80s में इन्होंने बोला था
और वर्किंग क्लास एग्रीरियन लेबर, वर्किंग क्लास माना गया, एग्रीरियन लेबर को एक क्लास माना गया। इसमें कल्टीवेटर और फार्मर नहीं आएंगे, ठीक है, कल्टीवेटर और फार्मर इसमें नहीं आएंगे। तो एग्रीरियन लेबर जो है वो अपने आप में हिटेरोजीनस सोशल कैटेगरी है, हिटेरोजीनस यानी एक नहीं है वो, और कोई इकोनॉमिक क्लास की तरह नहीं है वो कि सिर्फ वेजेस पे ही डेवलप, वेजेस पे ही सिर्फ डिपेंड होगी वो। एग्रीरियन लेबर इनफॉर्मल सेक्टर में काम करेंगे, इनफॉर्मल सेक्टर को लेकिन आप डिमार्केट नहीं कर सकते, लेबर सिचुएशन पे पता चलेगा वो तो कि क्या हो रहा है। इंडिया के केस में आप देखो अभी आज की डेट में एग्रीरियन लेबर जो है वो ईंटें भी ढो रहा है, एग्रीरियन लेबर जो है वो सड़क भी बनवा रहा है, एग्रीरियन लेबर जो है वो डिलीवरी बॉय भी बन जाएगा, सब कुछ कर लेगा। तो फार्म में भी काम करेंगे, पूरे साल काम नहीं करेंगे, रिक्शा भी चलाएंगे, एग्रीकल्चर सीजन जब नहीं होगा बाकी काम भी करेंगे, भुट्टे भी भून के बेच देंगे। तो एग्रीरियन लेबर जो है वो पहले बड़े बड़े लैंड ओनर्स के अंदर काम करते थे, लेकिन सिंपल सिस्टम शुरू से ही नहीं था। शुरू में क्या था, एक अच्छा फर्म और एक इंटीमेट बॉन्ड होता था हाउस होल्ड में लैंडलॉर्ड के और लेबर के। रविंद्रनाथ टैगोर से लेकर प्रेमचंद से लेकर बाकी सभी कहानियों में ऐसा देखा गया है, जनरेशन टू जनरेशन, ऐसा भी ब्रेमन ने कहा। तो सोशियोलॉजिकल लिटरेचर में अगर हम बात करेंगे तो वो पेट्रन क्लाइंट रिलेशनशिप हो गई, लेकिन धीरे धीरे पेट्रोनेज गायब हो गया। एग्रीरियन लेबर जो है इकोनॉमिक सिक्योरिटी में फंस गया, एग्रीरियन लेबर जो है वो पॉवर्टी, इलिटरेसी, इग्नोरेंस, डिजीज, इनके कुचक्र में फंस गया, एक विशियस साइकिल में फंस गया। काम करने जाएंगे, बिहारी हैं दिल्ली आएंगे, बिहारी मजदूर उड़ीसा भी जाएंगे, उड़ीसा वाले तमिलनाडु जाएंगे, उड़ीसा वाले आंध्रा जाएंगे, यूपी वाले जो है वो अब तो दुबई का जो माइग्रेशन है वो भी यही है एक तरीके से। एग्रेरियन लेबर की अगर बात की जाए तो सारा का सारा माइग्रेशन हुआ है, मैरिज हो गया, सिकनेस हो गया, ड्राउट हो गया, इन सब में जो है निकलने का इनको मौका ही नहीं मिलेगा। और किस पे काम करेंगे ये, स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्रीज में काम करेंगे, डेयरी हो गया, वीविंग हो गया, कलेक्शन ऑफ फ्यूल जैसे वुड के लिए करते हैं, ये हो गया, कॉमन ग्रेजिंग ग्राउंड में पशु चराएंगे। तो ये सारी चीजें हम आप अपने दिमाग में इमेजिन कीजिए तो आपको एग्रेरियन लेबर की पूरी पिक्चर निकल कर आएगी। उनको रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे, लगातार नहीं जी पाएंगे, उज्ज्वला स्कीम के सिलेंडर किसको मिले, इन्हीं को मिले। तो यानी एक डिसएडवांटेज पोजीशन में रहेंगे हमेशा ये लैंड ओनर के मुकाबले। बिग लैंड ओनर उनको हायर करेंगे जब उन्हें जरूरत होगी, नहीं होगा भाई तो पड़ा रहे। तो जोधका जो हमारे सोशियोलॉजिस्ट है उन्होंने ये बातें कही, शाह ने भी कही है कि सेमी फ्यूडल एग्रेरियन इकोनॉमी बन गई। बॉन्डेड लेबर जो है क्या हो गया, इससे बॉन्डेड लेबर की एक फ्यूडल इकोनॉमी बन गई, ऐसा शाह साहब ने कहा 2013 में। उन्होंने कहा तो जोधका का नाम लिख दो, शाह साहब का नाम लिख दो, ठीक है ना। तो ये नाम लिखते ही कहीं पे लिख दिया आपने, ऐसा एग्जामिनर को पता लग जाएगा बच्चे ने सब कुछ पढ़ रखा है, और जो काम की बात है सिर्फ वो बता रहा है, लेकिन ये भी बता रहा है कि मुझे पता है। तो यानी कि एक्सप्लॉयटेटिव रिलेशनशिप होगा, बॉन्डेड लेबर एक्ट आया, उसकी वजह से चीजें बदली, लेकिन एगलिटेरियनिज्म फिर भी नहीं आया। समाज के जो है वो रहेंगे, मानसून के ऊपर आप डिपेंडेंट रहोगे। एग्रीरियन लेबर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर उनको काम मिलने लग जाएंगे, इससे कैजुअलनेस आ जाएगी। फिर जो है जैसे अभी पंजाब के केस में हमने देखा था, फीमेल ने संभाल लिया, मेल यहाँ आ गए, अनस्किल्ड जॉब ले लेंगे, इनफॉर्मल सेक्टर में रहेंगे, अनस्किल्ड जॉब लेंगे, इसलिए सोशल सिक्योरिटी भी नहीं मिलेगी। किसान क्रेडिट कार्ड बनेगा, ये चीजें आएंगी। तो किसान क्रेडिट कार्ड तो जब बनेगा जब आप किसान होगे, तो यहाँ पे इनके लिए तो कुछ है ही नहीं, इनके लिए तो सिर्फ जो है लिमिटेड अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट्स हैं। क्या ट्रेनिंग करी नहीं तो आप इनकी ट्रेनिंग का ऑप्शन दो कि भाई इनको ट्रेन किया जाए, तुम बोलो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर चीजें की जाएं, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल दोगी यूपीएससी के आंसर में, तब जाके तुम्हारे नंबर आएंगे। कुछ नया बताओगी, जो सबको पता है वो लिखने से कोई फायदा नहीं, जो सबको पता है वो 4 लाइनों में लिखना है, और जो खुद कहना चाहती है वो 6 लाइनों में लिखना है। तो पदी ने कहा भाई इनको लिमिटेड है तो आप लिमिटेड का सोचो कैसे दिया जाए, स्किल कैसे दिया जाए। इसीलिए एक और वर्ड इनके लिए यूज किया गया, फुट लूज लेबर। फुट लूज लेबर है ये अपने आप में। फुट लूज लेबर का अर्थ है जहां मर्जी जा सकते हैं, जो मर्जी कर सकते हैं, बस हमें रोटी चाहिए, इसको हम कहेंगे फुट लूज लेबर।
ठीक है, जेंडर, कास्ट, सब चीजें बदलेंगी। तो ये सारी की सारी चीजें हम एग्रेरियन लेबर से लिंक कर सकते हैं। जोनाथन पेरी की एक किताब थी, द वर्ल्ड ऑफ इंडस्ट्रियल लेबर। जोनाथन पेरी ने किताब लिखी, द वर्ल्ड ऑफ इंडस्ट्रियल लेबर। उस किताब में जो है उन्होंने बताया कि कैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इंडिया का हुआ, लेकिन वो इस प्रकार से नहीं हुआ कि एग्रेरियन लेबर या लैंडलेस लेबर या पुअरेस्ट ऑफ पुअर को फायदा हो जाए। कुमार साहब ने उनको कोट किया, अनस्किल्ड सरप्लस लेबर इंडिया में है। बात भी की जाती है कि इंडिया की एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड ग्रोथ कैसे की जाए। तो ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, लेकिन इंडस्ट्रियल सेक्टर को एब्जॉर्ब भी करना चाहिए था, ऐसा नहीं हो रहा है या ऐसा नहीं हुआ। डेवलप कंट्रीज में तो लेबर ही नहीं है। तो इंडियन लेबर में जो है, अगर आप सोशियोलॉजी के एंगल से बोलो तो वेस्टर्न क्लास की तरह उसके पास कॉन्शियसनेस नहीं है। यहाँ पे वो कास्ट, किंगशिप, ये समाज, वो समाज, इनसे जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए किंगशिप और रिलीजन की वजह से लेबर ने अपने आप को ऑर्गेनाइज तो किया, कंटेम्प्रेरी इकोनॉमी में जोड़ा, सोशल सर्टिफिकेशन जो उसके हुए वो कास्ट और कम्युनिटी के लाइंस पे हुए, रिलीजन ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, ऐसा जोधका भी कह रहा है, कुमार भी कह रहा है। और कॉन्शियसनेस, लेकिन जो वेस्टर्न वाली कॉन्शियसनेस है वो नहीं आनी, वो नहीं आई, अब आ रही है। जैसे अब दलित चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, ठीक है, दलित चैम्बर ऑफ कॉमर्स अपने आप में बना हुआ है। तो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट हमारे सोशल स्ट्रक्चर का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट कि एक बार कर लिया तो कर लिया, आप ऐसे छोड़ नहीं सकते कि 2 दिन में छोड़ दिया, 1 दिन में छोड़ दिया। वेजेस जो है वो जहाँ पे ज्यादा मिले वहीं पे चले गए फटाफट, ऐसा नहीं है। तो शुरू में एग्रीकल्चर में वेजेस ज्यादा थी इसलिए छोड़ते नहीं थे। धीरे धीरे एग्रीकल्चर जो है वो लेस इंसेंटिवाइज होता चला गया। इसीलिए गांव के लड़के क्या चाहते हैं आज भी, लड़कियों को तो, लड़कियां भी, चलो लड़कियां तो फौज में जा नहीं सकती, लड़के सारे फौजी बनना चाहते हैं। तुम राजस्थान का वो करो, गूगल करो, सारे के सारे 18 से 21 के बीच में सबको आर्मी में जाना है। वही एक लाइफ है। वो अगर नहीं हुआ, सपना भी टूट गया, ब्याह भी नहीं होगा। इतना जबरदस्त कंपटीशन है। महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, राजस्थान, सब जगह यही है, बेल्ट है अलग अलग इन चीजों की। तो इंडियन सोसाइटी ने, इंडियन एग्रेरियन सोसाइटी ने, जी क्या कह रहे हैं आप? आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, मेरी तो नहीं हो रही ना? आपकी आवाज ब्रेक हो रही है बहुत ज्यादा, आप इसलिए चैट बॉक्स में लिख सकते हैं या बाद में बता दीजिएगा। तो इसीलिए जो पिवटल रोल प्ले किया गया एग्रेरियन लाइफ और इकोनॉमी में, वो लैंड ने किया है, इसमें कोई डाउट ही नहीं। लेकिन जो हम दिखाते हैं गांव, ग्रामीण आंचल, हरा भरा सब कुछ बहुत बढ़िया, वो और एक जो असली कंडीशन है, दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। माइग्रेशन हुआ है इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए, लेकिन उसके बाद भी उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं आए। उससे क्वालिफाइड और कंपेटेंट लोगों को जॉब तो मिली है, लेकिन जो सिंपल ग्राउंड बेस्ड लोग हैं उनका कैसे करोगे आप? वो तो नहीं हो पाएंगे। तो भौमिक साहब ने कहा कि इसीलिए एक लार्ज चंक है अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब एग्रेरियन लेबर का, जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड है। दिल्ली में भी आते हैं तो चिक वर्कर बन जाएंगे, बॉम्बे में जाएंगे तो कोई भेलपुरी बेचेगा, इस तरह की चीजें आपको देखनी पड़ेंगी, कोई कैब ड्राइवर बन जाएगा। तो इसलिए रोल ऑफ स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 ईयर प्लान ने ऐसा किया, प्लानिंग कमीशन ने बहुत सारी चीजें दी, आपको देखना पड़ेगा कि उनसे रूरल डेवलपमेंट का स्ट्रक्चर कितना चेंज हुआ। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस ने 1993 के बाद क्या चेंज लेके आया एक्चुअल में? वो क्या जेंडर न्यूट्रल डेवलपमेंट हुआ है कि फेमिनाइजेशन हो गया है? एग्रीरियन में भी हायरार्की बनी हुई है। फीमेल एग्रीरियन लेबर जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके अंदर। एग्रीरियन सेटअप चेंज हुआ, फीमेल लेबर जो है वो रह गई, क्योंकि वहीं पे रह जाएगी, क्योंकि मेल तो माइग्रेट कर जाएगा काम के लिए सर्कमस्टेंस की वजह से, फीमेल वहीं की वहीं रह के काम करेगी। तो लैंड जो है बहुत ही वाइटल एलिमेंट है एग्रीरियन स्ट्रक्चर का। इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन ने फर्क लाया है, हाईवेज बने उनसे फर्क आया है, कनेक्टिविटी से फर्क आया, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना आई थी एक, उससे बहुत फर्क पड़ा। ट्राइबल का हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं।
लेकिन जेंडर कॉम्प्लेक्सिटीज अपनी जगह हैं। फूड एश्योरेंस मिलती है, फिर भी पीडीएस से फूड मिल लेते हैं, फूड एश्योर्ड हैं। और फार्मर जो है वो इसलिए हम नहीं कहते कि वो जॉबलेस हो गया क्योंकि उसके पास थोड़ी सी लैंड है। वो जॉबलेस इसलिए हो जाएगा क्योंकि फार्मर के पास जो लैंड है उससे भी पूरा नहीं हो पाएगा। बाकी चीजें भी सोशियोलॉजिकल स्ट्रक्चर को बनाने में मदद करती है। टमाटर उगा दिए जी, लेकिन अब जा नहीं रहे हैं, 1 रुपए किलो जा रहे हैं, 2 दिन बाद वो राइप हो जाएंगे, वो कोई लेने वाला नहीं रहेगा। कोल्ड स्टोरेज चेन नहीं है। तो बहुत सारी चीजें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी कर रही है वो आपको लेके आनी पड़ेगी। वो लेके आके ही आप सोशल स्ट्रक्चर को चेंज करने की बात कर सकते हो फ्यूचर के लिए। ओके, अब क्या करेंगी? फीमेल एग्रेरियन लेबर जो क्लास है वो क्या करेगी? बेबी सिटिंग करेगी, मेड सर्वेंट बन जाएगी, मेड का काम करेगी। जो पुश एंड पुल फैक्टर है, इन्फ्लेशन के पुश एंड पुल फैक्टर हैं, उन पे काम करेगी। बच्चों को मिड डे मील स्कूल में भेजेगी, बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में भेजेगी। तो इससे एग्रेरियन स्ट्रक्चर वीक होता चला जाएगा। इससे जो है फॉर्मलाइजेशन ऑफ लेबर तो नहीं हो रहा है, लेकिन इससे एक नया स्ट्रक्चर इमर्ज हो रहा है। ठीक है, घर पे काम करने की जगह आप बाजार में काम करोगे, फिर आप सेल्फ हेल्प ग्रुप बन गए आपके। फिर उसके बाद फीमेल एम्प्लॉयमेंट करेगी, कम पैसे मिलेंगे। फीमेल एम्प्लॉयमेंट होगा, सेम काम के थोड़े से कम मिलेंगे। उनको फिजिकल सोशल इकोनॉमिकल सेक्सुअल फाइनेंशियल इमोशनल इन तरीकों में मेल से कम आंका जाएगा। और फीमेल अगर आप एग्रेरियन स्ट्रक्चर की भी बात करो तो वो ज्यादा उनके प्रति घातक है जितना वुमेन के लिए। तो अनस्किल्ड लेबर इज द मोस्ट वनरेबल सोशल क्लास इंडिया जैसी कंट्रीज में। इसके लिए यूएनडीपी के प्रोग्राम हैं, इसके लिए बड़ी बड़ी चीजें हुई हैं, लेकिन अभी भी भारत को बहुत आगे आना बाकी है। साड़ियां तक बढ़ती हैं झारखंड जैसे राज्य में क्योंकि लोगों के पास कपड़े भी नहीं है। हाँ, आशा वर्कर्स का भी रोल है, लेकिन आशा वर्कर्स फिर भी सेमी स्किल्ड है। आशा वर्कर्स क्या हैं? उनको हम सेमी स्किल्ड कह सकते हैं, ऐसा नहीं कह सकते कि वो। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका। तो रूरल इकोनॉमी चेंज हो रही है, बॉन्डेज सिस्टम टूट रहा है, लेकिन नई तरीके का बॉन्डेज सिस्टम हो रहा है। अभी जोमेटो जैसे लोग जो हैं, या जो 10 मिनट डिलीवरी है, ये चीजें आ रही हैं। गिग इकोनॉमी का रोल आ रहा है। गेनफुल फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट कम है, बच्चों को सब स्कूल भेजना चाहते हैं, तो ये सारी चीजें आपको लेके आनी पड़ेंगी। इंडस्ट्रियल लेबर में भी ये पीएफ कटता है, पीएफ तो ऊपर वालों को कटता है एकदम से। जब आप कैजुअल या कॉन्ट्रैक्ट लेबर में रहोगे तो कैसे पीएफ कटेगा? तो बहुत सारे जगह जो है टूरिस्ट एरियाज में टैक्सी ड्राइवर बन गए हैं, लेकिन उनके पास बाकी कोई वो नहीं है गवर्नमेंट स्कीम्स को वो करने का। तो देयर हैज टू बी मोर स्ट्रीमलाइनिंग। एक्सप्लॉयटेशन और मार्जिनलाइजेशन नहीं होना चाहिए। रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर की फैसिलिटीज भी बड़ी हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी बड़े हैं। तो ये सारी चीजें मिला के जब आप बोलोगे तब आप बता पाओगे कि अर्बन इनफॉर्मल लेबर, रूरल इनफॉर्मल लेबर, अर्बन में क्या है फर्क और रूरल में क्या फर्क है। दोनों चीजें आपको देखनी पड़ेगी। फीमेल का फिर आपको अलग से देखना पड़ेगा थोड़ा सा कि फीमेल को क्या स्पेसिफिकली प्रॉब्लम्स आती हैं। दिल्ली जैसे शहर में आपने फ्री बस कर दी फीमेल के लिए, तो कहीं से कहीं जा सकती हैं, 2 पैसे उसके बचेंगे। पिंक स्लिप बोलते हैं जिसको, इससे फीमेल को हिम्मत मिली, बाजार दूर बाजार से भी सामान लेके आ सकती है। अब ये नहीं रहा कि घर के पास ही लेके आना है उसको, भाई बस फ्री है, कहीं से भी जाके लेके आएगी, कॉन्फिडेंस आया। तो जब ऐसी ऐसी चीजें आप फीमेल्स के लिए करोगे तो चीजें उससे बदलती हैं। वरना 50 रुपए तो किराया हो जाएगा पूरे दिन का, यानी कि पूरे महीने में आप 1500 रुपए किराया दे रहे हो, बहुत फर्क पड़ता है, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। वो 1500 रुपए आप डिपॉजिट कर सकते हो। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो है ही पुअर, नए नए लेकिन उसमें हो रही हैं, बच्चे इसीलिए पढ़ रहे हैं, पढ़ के गवर्नमेंट उनको दे रही है और चीजें बदल रही हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। ऐसा ब्रीमैन हो गया, जहाजर जोध का हो गया, और इन सब के नाम आप भौमिक और सरकार हो गए, इन सब के नाम आप लिखोगे और आप बोलोगे ग्लास सीलिंग टूट रही है। फिर जैसे किसी ने पहले सिविल सर्विसेज निकाला वो आ जाएगा। फिर उसके बाद कोई चपड़ासी का बच्चा, एकदम चपड़ासी होते हुए भी किसी ने कुली का काम करते हुए भी किसी ने हायर एजुकेशन डिग्री ली। तो ये सारी की सारी चीजें बीसीएस साइकिल तोड़ती हैं। टैबू भी टूट रहे हैं, फैमिली प्लानिंग की चीजें आ रही हैं। प्रेगनेंसी जो है वो फीमेल रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी जाती है। बच्चा कोई भी हो, फीमेल होगी तो और ज्यादा मुसीबत, मेल का कोई काम ही नहीं है। बर्डन जो कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करने के हैं वो फीमेल्स के ऊपर ही है, मेल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज ही नहीं करेगा। तो जो फीमेल लेबरर्स है उनको एक्सेस टू हेल्थ केयर नहीं होगा। ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ेंगी। अल्कोहलिज्म इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स। अल्कोहलिज्म, आपको रियलिस्टिक में अल्कोहलिज्म, बीटिंग अप द वाइफ,
डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आया इसीलिए। तो ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी कि एग्रीगेट लेबर लास्ट में प्रोस्टिट्यूशन में ही फंस जाता है फीमेल की अगर बात की जाए। अर्बन के अंदर भी है वो, रूरल के अंदर भी है। और फिर उसके बाद जो हम डेली पढ़ते हैं, जो उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है अपर क्लास के साथ या बाकी चीजों के साथ, वो हमें देखना पड़ेगा, उसके सोल्यूशन हमें देने हैं। हमें कोई बुरी पिक्चर नहीं बनानी है आंसर्स के अंदर, आपको पिक्चर के अंदर ये दिखाना है कि भाई पिक्चर चेंज कैसे हो रही है मुसीबतों को बताते हुए, तो नंबर आएंगे। और वो भी बिल्कुल एकदम पॉजिटिविटी के साथ, ये नहीं कि भाई ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा। तो ये वाली बात है। अब मैं आपको एक एग्जांपल, अब मैं आपको 2-3 चीजें करने को दे रहा हूं जो आप कल तक देखिए या 1-2 दिन में देखिए। एक तेलंगाना मूवमेंट पे एक शॉर्ट नोट लिखिए। तेलंगाना मूवमेंट क्या थी, कैसे हुई, और कैसे आज की डेट में वो क्या है जो एक इंडिपेंडेंट स्टेट बन गया। भूदान और ग्रामदान मूवमेंट के ऊपर भी शॉर्ट नोट लिखिए। एक नक्सलाइट मूवमेंट पे एक शॉर्ट नोट लिखिए, और भारतीय किसान यूनियन पे भी एक शॉर्ट नोट लिखिए। फिर उसके बाद हम जो है मिडिल पीजेंट थीसिस पढ़ेंगे कल। मिडिल पीजेंट थीसिस और उसके लिमिटेशंस क्या हैं, और थोड़ा बहुत टाइपोलॉजी क्या है पीजेंट मूवमेंट्स के, वो देख लेंगे। और वैसे मैंने बहुत सारे इश्यूज डिस्कस किए हैं न्यू एग्रेरियन स्टडीज में, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या बाकी चीजें, वो भी हम थोड़ा सा देख लेंगे, और उससे फिर हम इस चैप्टर की तरफ आगे बढ़ेंगे।